हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है आप घर पर ही हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। हमने कक्षा 10 का जो पहला अध्याय है सामाजिक विषय का स्वर्णिम भारत का इतिहास, उसके बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे। ये आज उस लेसन से रिलेटिव चौथा वीडियो है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पिछले जो वीडियो है 3 वीडियो उसको आपने देखा होगा, उसको समझा होगा। उसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं उसको आपने नोटबुक में किया होगा। जिन जिन बच्चों ने वीडियो अगर देखे हैं, उसको पढ़ा है, उसको नोटबुक में यदि उन्होंने उसको उतारा है और याद किया है तो वो कमेंट्स में यस सर ज़रूर लिखें। अभी तक किसी ने भी यस सर लिखा नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है आप पूरा वीडियो देख करके आगे उसकी तैयारी करेंगे। और कल भी मैंने कहा था कि कक्षा 9 के स्टूडेंट जो हैं, जो राजस्थान सरकार के अनुसार उनको 10th में प्रमोट कर दिया गया, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल जो हमने वीडियो में जो किया था महाजन पदों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी, उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज हम आगे चलते हैं। कल अपना लास्ट टॉपिक था महाजन पद। महाजन पदों के बारे में मैंने आपको बताया था कि उत्तरवेदी काल के पश्चात महाजन पदों में काफ़ी संघर्ष हुआ और संघर्ष होने के पश्चात 16 महाजन पदों में काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष की स्थिति के कारण एक ऐसा महाजन पद था जिसने संपूर्ण महाजन पदों को जीत करके एक छत्र शासन स्थापित किया था। वो महाजन पद कौन सा था? मगध जनपद। कौन सा था? मगध महाजनपद। ये महाजनपद ऐसा था जिसने सभी महाजनपदों को पराजित किया और भारत में एक छत्र शासन स्थापित किया था। मगध महाजनपद पर जो प्रथम जो ज्ञात राजवंश था, वो पहला राजवंश कौन सा था? बृहद्रथ राजवंश। कौन सा राजवंश था? बृहद्रथ राजवंश। बृहद्रथ राजवंश के पश्चात अगला राजवंश कौन सा आता है? हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश के पश्चात अगला राजवंश कौन सा आता है? शिशुनाग वंश। कौन सा आता है? शिशुनाग वंश आता है। और शिशुनाग वंश के पश्चात अगला वंश कौन सा मगध पर शासन करता है? वो है नंद वंश। नंद वंश। अब अपना टॉपिक ये है कि नंद वंश जो मगध का राजवंश था, उसका जो नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मनंद ने। किसने की थी? महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। महापद्मनंद। महापद्मनंद का जो पुत्र था उसका नाम था घनानंद। घनानंद एक अत्याचारी और बेहद क्रूर शासक था और अपनी प्रजा में अलोकप्रिय था। तो ऐसे कौन से कारण रहे होंगे जिसकी वजह से मगध की जो प्रजा थी वो घनानंद के विरोधी हो गई थी? इसके बहुत से कारण थे। उन बहुत से कारणों में से महत्वपूर्ण कारण मैं आपको यहाँ पर बतलाता हूँ कि वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से जो प्रजा थी मगध की वो घनानंद की विरोधी हो चुकी थी। तो पहला जो कारण ये था कि घनानंद जो था अत्यंत क्रूर और अत्याचारी शासक था और उसने समय समय पर जनता पर टैक्स भी बढ़ाए थे। और उसमें बताया जाता है कि मगध में काल भी पड़ा था और काल पड़ने के कारण से प्रजा को घनानंद से राहत मिलने के बजाय उसकी तरफ शोषण तंत्र और अधिक मजबूत हुआ था। तो जनता का शोषण, प्रजा का शोषण। दूसरी जो प्रमुख कारण है वो है कि महापद्मनंद का पुत्र घनानंद था। महापद्मनंद की बहुत सी पत्नियां थी, लेकिन उसका एक नगर वधु वैश्य से भी संबंध था और उसी वैश्य के गर्भ से पैदा हुआ था घनानंद। जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था कठोर होने के कारण कोई भी प्रजा ये नहीं चाहती थी उसका जो राजा है वो उसका नैतिक चरित्र का पतन हो चुका हो और वो किसी वैश्य के गर्भ से पैदा हुआ हो। इसलिए भी जो घनानंद जो था वो प्रजा में अलोकप्रिय था। अगला कारण, घनानंद जो था उसके शासनकाल में सेल्यूकस निकेटर ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर भयंकर आक्रमण किए थे और जिससे मगध की जनता भी विचलित हो चुकी थी। मगध की जनता को ये चिंता सताने लगी, अगर सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया तो बहुत भयंकर तबाही होगी। ये तो कारण थे। और एक तत्कालीन कारण और था कि मगध के जो शासक था घनानंद, उसने एक बार धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान का आयोजन किया था, उसमें सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। उसी समय बताया जाता है कि उन्होंने कौटिल्य, जिसको चाणक्य और विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य नामक ब्राह्मण को भी उसने आमंत्रित किया था। चाणक्य चूंकि एक गरीब ब्राह्मण था लेकिन था बड़ा विद्वान। वो राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और इतिहास का प्रकांड विद्वान था, कई प्रकार की विद्याओं में भी पारंगत था। और घनानंद ने चाणक्य का घोर अपमान किया क्योंकि गरीब ब्राह्मण था और दरबार में बुलाकर उसका अपमान किया। तो चाणक्य ब्राह्मण होने के नाते इस अपमान को सहन नहीं कर सका। उसने घनानंद के दरबार में प्रतिज्ञा कर ली कि घनानंद तुझे और तेरे पूरे वंश का समूल नाश कर दूं। उसके पश्चात घनानंद अपने मूल निवास स्थान न जाकर के वो मगध में ही भ्रमण करने लगता है। उसे ऐसे योग्य व्यक्ति की तलाश थी जो इन नंदों का उन्मूलन कर सके। उसी समय
चंद्रगुप्त मौर्य से भेंट होती है चाणक्य की। चाणक्य की नज़र चंद्रगुप्त मौर्य पर पड़ती है और चंद्रगुप्त मौर्य से प्रभावित होकर चाणक्य उसे सभी प्रकार की विद्याओं में पारंगत करता है। एक छोटी से सेना बना करके मगध पर तुरंत आक्रमण कर देता है और इस पहले युद्ध में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की भयंकर पराजय होती है और वो भागकर जंगल में आश्रय लेते हैं। भागकर के उन एक कुटिया में जाते हैं, वहाँ पर एक वृद्ध और महिला थी। वृद्ध महिला चूँकि अंधी थी, वो गणानंद और चाणक्य दोनों को पहचान जाती है और उन्हें शिक्षा देती है वृद्ध महिला कि किसी भी शक्तिशाली राजा को पराजित करना हो तो उसकी राजधानी पर कभी भी आक्रमण नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको मगध को अगर जीतना है तो गणानंद के जो सुदूरवर्ती जो प्रदेश है उनको जीतना प्रारंभ करें। उस बुढ़िया की बात मानकर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य गणानंद के सुदूरवर्ती जो उत्तर पश्चिम जो इलाके उनको जीतना प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार से चंद्रगुप्त एक विशाल साम्राज्य स्थापित करता है और अंततः वही होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपनी विशाल सेना तैयार करके मगध पर आक्रमण कर देते हैं। यह युद्ध बहुत ही भयंकर था। इस युद्ध में गणानंद पकड़ा जाता है और कौटिल्य के आदेश अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य गणानंद का वध कर देता है और गणानंद का वध करने के पश्चात मगध पर एक नए राजवंश का उदय होता है जिसने भारतीय इतिहास में क्रांतिकारी परिवर्तन किया था। वो वंश कौन सा है? मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना होती है। मौर्य वंश का जो टॉपिक है वो 10th की क्लास के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे रिलेटिव बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं और मौर्य वंश का भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 326 ईसा पूर्व में 322 ईसा पूर्व में उसने मौर्य वंश की स्थापना कर ली थी। मौर्य वंश की स्थापना करने के पश्चात उसने केंद्रीकृत शासन स्थापित किया और मगध राजवंश का उत्कर्ष किया। उत्कर्ष करने के पश्चात उसने मगध को कई प्रकार की चुनौतियों से विपत्तियों से बचाए भी था। सबसे बड़ा जो विपत्ति का जो कारण था वो था सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण करते आम्बी का जो तक्षशिला का जो शासक था आम्बी, उसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। किंतु राजा पोरुष जो था उसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था और राजा पोरुष ने सिकंदर से लोहा लिया। राजा पोरुष और सिकंदर के मध्य जो युद्ध होता है उसको हाइडेस्पीस का युद्ध कहते हैं। उसे झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था, इसलिए इसे झेलम का युद्ध भी कहते हैं। संस्कृत में झेलम को वितस्ता कहा गया, इसलिए इसको वितस्ता का युद्ध, झेलम नदी का युद्ध या यूनानी भाषा में इसको कहते हैं हाइडेस्पीस का युद्ध। इस युद्ध में सिकंदर राजा पोरुष की वीरता से बड़ा प्रभावित होता है। लंबे अभियान के कारण सिकंदर के सैनिक बड़े परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, उन्हें अपने घर की बार बार याद सताती है। और चूंकि सैनिक ये भी कहते हैं कि राजा पोरुष एक छोटे से प्रदेश का जो शासक है वो इतना शक्तिशाली है कि उसे लड़ने के लिए सिकंदर को बहुत भयंकर मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अगर एक राजा पोरुष जैसा एक शासक अगर सिकंदर के लिए इतनी बड़ी चुनौती स्थापित कर सकता है, चुनौतियाँ पैदा कर सकता है, तो संपूर्ण भारत में राजा पोरुष जैसे कितने महान शासक होंगे। उसी समय सिकंदर को पता चला कि मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित होने वाला है, तो सिकंदर चिंतित हो गया और सिकंदर के जो सेनापति थे, इन सेनापतियों के परामर्श से सिकंदर भारत से पुनः लौट जाता है और अपना सेनापति सेल्यूकस निकेटर को यहाँ का अपने संपूर्ण भूभागों का मालिक बनाकर यहाँ से चला जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य उसी सिकंदर से युद्ध करता है 305 ईसा पूर्व में। कितने? 305 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट BC। 305 ईसा पूर्व में सिकंदर और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भारतीय इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजित होता है, जीतता है और अंततः दोनों में संधि हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य जो संधि होती है, संधि की शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री हेलन, जिसको हेलना कुछ किताबों में चेलना भी नाम मिलता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलन के साथ हो जाता है और इसके बदले में दहेज के रूप में सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को 5 बड़े प्रांत देता है। वो 5 बड़े प्रांत कौन से हैं? काबुल, कंधार, हेरात, सिंध और बलूचिस्तान। ये बड़े जो प्रमुख भूभाग है, ये 5 बड़े भूभाग सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में देता है और इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी देता है।
और इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो बहुत विशाल साम्राज्य था, जिसकी जो पश्चिमी सीमाएं, उत्तर पश्चिमी सीमाएं ईरान से लगती थी, साउथ में कर्नाटक, दक्षिण भारत में जो उत्तरी कर्नाटक का भाग है वहाँ से लेकर के मध्य भारत सौराष्ट्र तक और कश्मीर की पहाड़ियों तक उनका बहुत बड़ा विशालकाय साम्राज्य था। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत में एक छत्र शासन स्थापित किया था और चाणक्य की सहायता से उसने सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म में दीक्षित होता है, जैन धर्म को अपना लेता है और भद्रबाहु से दीक्षित हो जाता है। और जीवन का जो अंतिम समय है वो मैसूर कर्नाटक, मैसूर नामक स्थान है, आपको पता ही है, मैसूर कर्नाटक में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर 298 ईसा पूर्व BC 298 ईसा पूर्व में वह उपवास विधि द्वारा अपना शरीर त्याग देता है और चंद्रगुप्त मौर्य के पास उसका पुत्र बिंदुसार शासक बनता है। आई थिंक आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। अब मैं आपको वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा में आने की लगभग पूरी संभावना है। इसके अलावा इससे रिलेटिव बहुत से प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। वो प्रश्न ये है कि मौर्य वंश की जानकारी की स्रोत क्या है, हमें मौर्य वंश की जानकारी किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है। मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है कि मौर्य वंश की जानकारी हमें बहुत से स्रोतों से होती है, जिसमें संस्कृत साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य है, पाली भाषा के ग्रंथ है, प्राकृत भाषा के ग्रंथ है, ठीक है। इसके अलावा विदेशी यात्रियों के जो वृतांत हैं उनसे भी मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिए कि मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत कौन से हैं। तो संस्कृत साहित्य कौन से हैं, संस्कृत साहित्य कौन सा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, आपको पता ही है, किसने की थी, कौटिल्य ने। कौटिल्य जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और चाणक्य भी कहा जाता है। संस्कृत साहित्य अर्थशास्त्र जिसकी रचना कौटिल्य ने की थी। और दूसरा पुराण, वायु पुराण है, इसके अलावा अग्नि पुराण है, स्कंद पुराण, इन पुराणों से भी जानकारी प्राप्त होती है। आगे चलते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया था और बौद्ध साहित्य संस्कृत भाषा में भी लिखा गया था। तो पाली भाषा के प्रमुख ग्रंथ कौन से, दीपवंश, महावंश और मिलिंद पन्नो, ये पाली भाषा के ग्रंथ हैं। इसके अलावा बौद्ध साहित्य संस्कृत में भी लिखा गया था। संस्कृत के जो दो प्रमुख ग्रंथ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जिनसे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, वो है दिव्यावधान, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प। ये बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। पाली भाषा ग्रंथ दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्नो। और वही बौद्ध साहित्य कौन सी भाषा में भी लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में भी बौद्ध साहित्य लिखा गया है प्रचुर मात्रा में, जिसके दो प्रमुख ग्रंथ है दिव्यावधान, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प। आगे चलते हैं जैन साहित्य। जैन धर्म की दो शाखाएं आपको पता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर आपको पता है कि श्वेतांबर मतलब जो श्वेत वस्त्र पहनने वाले, और दिगंबर निर्वस्त्र रहने वाले, जिनके वस्त्र चारों दिशाएं उनके वस्त्र हैं, वो दिगंबर कहलाते हैं। तो जैन साहित्य जो श्वेतांबर साहित्य है, श्वेतांबर शाखा का, उसके प्रमुख ग्रंथ कौन से जिनसे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो व्हाइट बोर्ड पर देखिए, आवश्यक सूत्रवृत्ति, परिशिष्ट पर्वन, इनसे हमें महाजनपदों की संख्या का भी उल्लेख मिलता है। कौन से हैं, आवश्यक सूत्रवृत्ति, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित। ये भद्रबाहु वही है, भद्रबाहु कौन है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म में दीक्षा ली थी। इसी भद्रबाहु ने कौन सी रचना लिखी थी, भद्रबाहु चरितम और पट्टावलियां। इसके अलावा दिगंबर साहित्य कौन से हैं, जैन साहित्य की दो शाखाएं, श्वेतांबर, दूसरी कौन सी है, दिगंबर। दिगंबर शाखा के प्रमुख ग्रंथ कौन से, कथाकोश, वृहद कथाकोश और शतकथा। इनसे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। यूनानी इतिहास का सिकंदर जब भारत आया था, भारत आने के साथ साथ वो अपने साथ कई साहित्यकारों को, इतिहासकारों को, संगीतज्ञों को बड़ी संख्या में अपने साथ लेकर आया था। उसमें कुछ ऐसे इतिहासकार भी थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की काफ़ी प्रशंसा की, उसके साम्राज्य के बारे में बताया और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य जो युद्ध हुआ है उन युद्धों का भी सजीव चित्रण किया है। ऐसे यूनानी इतिहासकार कौन से, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, एरियन, जस्टिन और मेगास्थनीज। मेगास्थनीज तो आप जानती हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य जब संधि हुई थी, उस संधि के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने अपने बहुत ही विश्वास पात्र मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बेचा था, और जिनकी पुस्तक नाम क्या है, इंडिका। इंडिका मौर्य वंश की जानकारी का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। संभवतः बताया जाता है कि यदि अर्थशास्त्र और इंडिका, ये दो ऐसे ग्रंथ हैं
जिससे मौर्य वंश पर बहुत ही ज़्यादा प्रकाश पड़ता है, बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। तो हमने अभी क्या किया है, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत, ये आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखे मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत। अब मौर्य वंश से और चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में आने की लगभग पूरी संभावना है। और कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन से मैं या अन्य बहुत से स्टूडेंट इनसे रूबरू हो चुके हैं। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। आप 10th के अकॉर्डिंग भी इसकी तैयारी कर सकते हैं और बाद में अगर 12th करने पश्चात अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन प्रश्नों से आपको 2-4 हाथ तो करने पड़ेंगे, चाहे अभी करें या बाद में करें। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाइट बोर्ड की व्हाइट स्क्रीन पर ब्लैक मार्कर से एक प्रश्न लिखा है, मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार से हुई थी। चूंकि पहले प्रारंभ में बता चुका हूं कि 326 ईसा पूर्व में, कितने 326 ईसा पूर्व को मैंने लिखा BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। 326 ईसा पूर्व में मगध पर गणानंद नामक एक अत्याचारी राजा शासन करता था, जो कि बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। और उसी समय सिकंदर के भय से मगध की जो जनता थी बेहद परेशान थी। और मगध की जनता, मगध की प्रजा ये चाहती थी कि मगध की रक्षा करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति आगे आए जो गणानंद के आतंक से, उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाए। इसके अलावा सिकंदर के आक्रमण का भी प्रबल रूप से उसका प्रतिरोध करे। उसी समय चाणक्य का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य मगध के शासक गणानंद को पराजित करता है और मगध पर नए राजवंश की स्थापना करता है, जिसे मौर्य वंश कहा जाता है। ये पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न की तरफ देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य कब और किसकी सहायता से मौर्य वंश का शासक बना था। तो चंद्रगुप्त मौर्य कब का बना था, 322। कुछ पुस्तकों में 323 भी लिखा हुआ है, कुछ पुस्तकों में 322 भी लिखा हुआ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य कब शासक बना, तो कब बना, 322 ईसा पूर्व में। किसकी सहायता से, अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश का शासक बना था। तीसरा प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 BC अर्थात 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के मध्य संधि की शर्तें बताइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य संधि की शर्तें क्या थी। तो पहली संधि की शर्तें ये थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए। कितने हाथी, 500 हाथी। तो आपको पता है कि बिहार के जंगलों में हाथी बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे और मगध का विजित होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि मगध के शासक के पास सेना में हाथी सेना बहुत ज़्यादा होती थी। जिन शासक के पास हस्ती सेना की संख्या ज़्यादा होती थी वो अपना भी युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता था। तो मगध के शासकों के पास और चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना में हस्ती सेना बहुत स्ट्रांग थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए। इसके बदले में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 5 बड़े भूभाग दिए। वो कौन से थे, पहला काबुल जो वर्तमान अफगानिस्तान में, काबुल, कंधार, हेरात, सिंध और बलूचिस्तान, ये 5 भूभाग दिए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता से, उसके दान वीरता से प्रभावित होकर के सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, जिसका नाम था हेलन, क्या नाम था, हेलन, कुछ किताबों में नाम मिलेगा इसको चेलन, कुछ किताबों में नाम मिलेगा इसका हेलना, उसका विवाह किसके साथ कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के मध्य संधि की शर्तें क्या थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कितने हाथी दिए, 500 हाथी दिए। इससे प्रसन्न होकर दहेज स्वरूप सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को बड़े भूभाग दिए, 5 बड़े भूभाग, काबुल, कंधार, सिंध, हेरात और बलूचिस्तान। और अपनी पुत्री हेलन का विवाह किसके साथ किया, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। 5वां प्रश्न देखिए, किन तमिल ग्रंथों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण अभियान किया था। तो साउथ के दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख तमिल ग्रंथ हैं जिसमें उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत का भी अभियान किया था। तो वो प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं, वो प्रमुख ग्रंथ देखते हैं, प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं। वो प्रमुख ग्रंथ हैं अहनानुरु और मुरनानुरु। ये 2 ऐसे तमिल ग्रंथ हैं जिनसे जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में भी सफल सैनिक अभियान किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था में किस धर्म में दीक्षा ली थी, किससे दीक्षा ली थी।
पहले ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार बच्चे क्वेश्चन सही ढंग से देखते नहीं है, प्रश्न कुछ और लिखा हुआ होता है, आंसर कुछ और दे देते हैं। इसलिए पहले आप प्रश्न पत्र अटेंड करने से पहले प्रश्न को बहुत ही ढंग से देखेंगे, उसके पश्चात आप प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य वृद्धावस्था में किससे और किस धर्म में, एक ही प्रश्न में 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 2 टॉपिक पूछे हुए हैं। तो किससे चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था में किससे, वह किस धर्म में दीक्षा ली थी? वृद्धावस्था में भद्रबाहु, जिनकी रचना क्या कौन सी थी बताइए? जिनकी रचना है ये रही भद्रबाहु चरितम। भद्रबाहु से दीक्षा ली थी, कौन से धर्म में? जैन धर्म में दीक्षा ली थी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाइट बोर्ड पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है? चंद्रगुप्त मौर्य ने कब, कहाँ, वो किस प्रकार से अपना शरीर त्याग दिया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने कब, कहाँ और किस प्रकार से अपना शरीर त्याग दिया? तो पहले कब का उत्तर देते, कब दिया था? 298 BC अर्थात 298 ईसा पूर्व में। कहाँ? वो स्थान लिख रहा हूं मैं, श्रवण बेलगोला, ये स्थान का नाम है श्रवण बेलगोला। कहां पर? ये मैसूर में। मैसूर कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में। आगे समझ में बात? तो कब? 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला, मैसूर, कर्नाटक में। किस प्रकार अपना शरीर त्याग दिया? तो उपवास विधि द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। और इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का एक उभरता हुआ सितारा, जिसने सर्वप्रथम प्राचीन कालीन इतिहास में भारत को एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था प्रदान की थी, मजबूती प्रदान की थी, और जिसकी चर्चा इतिहास में प्रायगर मिलती है। और चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार शासक बनता है। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार का जीवन, उसकी सैनिक उपलब्धियों के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, बहुत काम के वीडियो हैं, कक्षा 9th के लिए भी, कक्षा 10th के लिए भी, कक्षा 12th में भी यही सब्जेक्ट, यही टॉपिक मिलेंगे आपको, ग्रेजुएशन में भी यही टॉपिक मिलेंगे और कंपटीशन एग्जाम में भी ये टॉपिक मिलेंगे। इसलिए इन प्रश्नों को बहुत ही ढंग से देखना। जिन बच्चों ने वीडियो पूरा देखा है, इसके प्रश्नोत्तर किए, वो मुझे यस सर करके कमेंट जरूर करेंगे। मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।